नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर सेक्शन एजेओ की इस वर्चुअल कक्षा में, ऑडियो कक्षा में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज आगामी विषय पर हम बातचीत करेंगे और आज का विषय होगा नायक के प्रकार और उनका वर्गीकरण। उसका वर्गीकरण को लेकर कई तरह की मान्यताएं और विचार परिदृश्य प्रचलित हैं, तो मैं आज आपके साथ साझा करूंगा कि नायक को लेकर कितनी तरह के विचार और प्रकार हमारे सामने मौजूद है, जिनको हम देखते हैं। देखिए, उपन्यास या नाटक यानी किसी भी कृति में प्रधान फल को प्राप्त करने वाला पात्र हमेशा नायक कहा जाता है। जो प्रधान फल की प्राप्ति जिससे होती है वो नायक कहलाता है। वह विषयासक्त होता है, व्यसनों आदि से रहित होता है। और संस्कृत के नाटककारों ने तो ये कहा है कि वह सर्वगुण संपन्न होता है। वीरता, साहस और जनसाधारण के लिए आदर्श रूप उसका एक हमारे लिए प्रेरणास्पद रूप होता है। किंतु अंग्रेजी नाटककारों की मान्यता इस विषय में भिन्न है, यानी वे भारतीय दृष्टि अर्थात पूर्व की दृष्टि से विपरीत दृष्टि रखते हैं। वे कहते हैं कि सर्वगुण नायक का मिलना तो इस संसार में असंभव है। ये कहते हैं सर्वगुण होता है और ये कहता है असंभव है, क्योंकि कोई मनुष्य संपूर्ण हो ही नहीं सकता। अतः नायक भी इसी कोटि में आता है। तो जाहिर है महान से महान नायक में कुछ तो कमियां, कुछ तो त्रुटियां होती ही होगी, रह जाती होगी। इसलिए गुणों के समूह में से किसी विशेष अवगुण का सम्मिश्रण मानव की उस मानवता का लक्षण है, ये ऐसा वो मानते हैं। संस्कृत का नाटककार जहां नायक को लेकर एक और मान्यता रखता है, वो यह है कि उसमें असीम धैर्य होना आवश्यक है। इसलिए हमारे यहां एक धीर विशेषण नायक के आगे धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीर शब्द उसके आगे लगाया गया। नाट्य दर्पणकार के अनुसार दरअसल स्वभाव की दृष्टि से ये चार भेद नायकों के प्रचलित हैं: धीरोदात, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। देवताओं को धीरोदत्त नायक के रूप में चित्रित करना चाहिए, लेकिन धीरोदत्त स्वभाव का नियम मनुष्यों की दृष्टि है, अपनी सृष्टि नहीं, क्योंकि इसमें शिव आदि धीरोदात, ब्रह्मा आदि धीर शांत नायक हैं। सेनापति और मंत्रियों को धीरोदत्त के रूप में चित्रित करना चाहिए। इसके विपरीत राजा का निबंधन धीर ललित की कोटि में करना चाहिए। ब्राह्मण और वैष्णव स्वभावतः धीर प्रशांत होते हैं, धीर ललित श्रृंगारी होता है। मंत्रियों और राज्यभार छोड़ देने के कारण राज्य की चिंता से मुक्त रहता है, इसलिए समस्त उसका आचरण जो सुकुमार कहलाता है। लेकिन संस्कृत का नाटककार केवल इन चार आधारों या इन चार प्रवृत्तियों तक नहीं रुका, वरन उसने इससे आगे बढ़कर नायकों के पुनः चार भेद किए, जिसके बारे में मैंने पूर्व में चर्चा की थी और यहां उसकी चर्चा दोबारा आवश्यक है। वो ये थे कि अनुकूल, दक्षिण, सठ और धृष्ट। जो एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है उसे अनुकूल नायक कहते हैं। जैसे राम है, वो सीता के प्रति अनुराग रखते हैं, उनके लिए अन्य किसी नायिका का कोई महत्व नहीं। दक्षिण यानी जो एक साथ कई नायिकाओं से अनुराग रखता है और समस्त नायिकाओं के साथ उसका व्यवहार समान होता है। नई नायिका से प्रेम हो जाने पर वह पहली नायिका के प्रति अपने व्यवहार में कोई अंतर नहीं आने देता। ऐसे होता है दक्षिण नायक। सठ, वो अपने प्रेम को छिपाता है, नवीन प्रेम को पहली नायिका से व्यक्त नहीं करता। और धृष्ट नायक तो लज्जाहीन होता है, वह पूर्वी नायिका से अपने नवीन प्रेम को छिपाता ही नहीं, बल्कि ढीठ की तरह उसे ढोता रहता है और दंत नख आदि का अंग विकार करते हुए उसके समक्ष हिचक भी नहीं रखता, यह कहने में कि मैं पूर्व नायिका से इस तरह से विचार व्यवहार करके आ रहा हूं। तो इस तरह से चार होते हैं। फिर उन्होंने नायक की प्रकृति को भी देखा, यानी स्वभाव को। उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम नायक जाहिर उसमें आदर्श गुण होंगे, विनम्र होगा, त्यागी होगा, दक्ष होगा, प्रिय बोलने वाला होगा, बातचीत करने में युवक होता होगा, बुद्धि, उत्साह और मान से युक्त, शरण में आए हुए की रक्षा करता होगा। मध्यम प्रकृति के नायक में तो बहुत
उत्कृष्ट है तो बहुत ही अपकृष्ट गुण पाया जाता है, और अधम प्रकृति के नायक में तो पापी, चुगलखोर, आलसी, कृतज्ञहीन, सत्ता लोलुप, रुक्ष, है ना, और जड़ होता है। इसी तरह से फिर 3 आधार और बनते हैं, दिव्य, अदिव्य, दिव्यादिव्य। देवता जो होते हैं वो दिव्य, मनुष्य अदिव्य, और मनुष्य का रूप धारण किए हुए देवता दिव्यादिव्य होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं तो 144 नायक भेद आपके सामने कुल प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ये सभी लक्षण ग्रंथों में नायक के अनेक भेद गिनाए गए हैं, और ये कुछ सात्विक गुण नायक में माना गया है कि ये तो होने अनिवार्य है, जिनमें तेज है, किलास है, माधुर्य है, शोभा है, स्थैर्य है, गांभीर्य, औदार्य है, लालित्य है, ये होना चाहिए। अब आप देखिए कि प्राणों के नष्ट हो जाने की अवस्था आ जाने पर भी तिरस्कार, दैत्य, अवज्ञा आदि का न सहन करना तेज है। यानी आपका प्राण संकट में आ गया, फिर भी आप अपनी बात पर डटे रहे, सही के प्रति, सत्य के प्रति, सिद्धांत के प्रति, नियम के प्रति डटे रहे, ये तेज। नायक में धीर दृष्टि, महोक्षवत चाल, सस्मित वचन का पाया जाना विलास है। क्षोभ उत्पन्न होने पर भी किंचित विकार को हम माधुर्य कहते हैं। और फिर स्पर्धा, घृणा, दास्य, शौर्य, उत्साह आदि को हम देखते हैं तो वो शोभा का चिन्ह है। इस तरह से अनेक विघ्नों के आने पर भी दृढ़ रहना स्थैर्य कहलाता है। इसी तरह शोक आदि होने पर भी स्वाभाविक स्थिति में रहना गांभीर्य कहलाता है। और प्राणोत्सर्ग के द्वारा उपकार करके दान करना, ये सब औदार्य कहलाता है। इस तरह से कई तरह के भेद आपको प्रस्तुत मिलेंगे। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक आधार पर पति, उपपति और वैश्विक 3 तरह के नायक होते हैं। काम प्रवृत्ति के आधार पर देखें तो अनुकूल, दक्षिण, सठ और धृष्ट नायक होते हैं, और कुलानुसार देखें तो धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त होता है। अब ये जो पति है सामाजिक आधार पर, वो विधिवत किसी नायिका का पाणी ग्रहण करता है, यानी उससे विवाह करता है, यानी वो स्वकीय नायिका होती है, उसकी अपनी होती है। उपपति होता है वो स्त्री में दूसरी स्त्री में अनुरक्त रहते हुए भी उपपति हो जाता है, यानी पति धर्म निभाते हुए भी एक अन्य स्त्री से संबंध रखता है। और वैश्विक माने वैश्या, वो वैश्विक कहते हैं, वो वैश्या से उपभोग में अत्यंत रसिक होने के कारण उसे वैश्या कहा गया है। तो वैश्याओं के साथ गमन करने में कोई संकोच नहीं करता। कुल के आधार पर जो मैंने आपको कहा, तो नायक देव कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए दिव्य होता है। मनुष्य रूप में उत्पन्न होता है, मनुष्य चित्त होता है, और दिव्य दिव्य में मनुष्य होने पर भी देवता जैसा कृत्य करता है, दिव्य दिव्य हो जाता है। ये जो धीरोदात, धीर दत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित है, ये होते हैं आपके प्रकृति के आधार पर कि आपका प्रकृति कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। तो अगर अति गंभीर, क्रोध, शोक, दुख में प्रकृति क्षमाशील, अचंचल, स्थिर बुद्धि, दृढ़वती, निरभिमानी, महाप्राण नायक होता है तो धीरोदात है। लेकिन घमंडी, श्यालु, कपटी, मायावी, चंचल, क्रोधी, आत्मसलागी, अपनी प्रशंसा करने वाला तो धीरोदात है। और सामान्य रूप से सज्जन पुरुष के सारे गुण है तो धीर प्रशांत होता है। कोमल स्वभाव का है, सुशील है, कलाओं में अनुराग रखता है तो धीर ललित है। लेकिन विलासी और कलाप्रिय भी और भोग रसिक है तो ये हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि नाना प्रकार के ये जो नायक भेद है, उनको हम ये देखें तो पाते हैं कि कल्पना एक राजशाही, सामंतशाही युग की कल्पना है और परिस्थितियां हैं, और वे सभी वर्गों को कोशिश उन्होंने की है कि इसमें सभी तरह की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में पलने वाले मनुष्य की प्रवृत्ति के आधार पर उसको ग्रहण किया जाए। और फिर भी समय के साथ बदलते हुए वर्ग और समाज और जातियों में जो बदलाव आए हैं, उसके आधार पर नायकों के स्वभाव और स्वरूप में भी बदलाव आए, तो उन पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आज के इस अपने कालांश में आपको ये बताया विस्तार से कि नायक जो है उसका वर्गीकरण क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और किस तरह स्वीकार किए गए। अपनी आगामी क्लास कक्षा में या ऑडियो में मैं आपसे छंद पर बातचीत करूंगा, और छंद पर बातचीत करते हुए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप विभिन्न माध्यमों के माध्यम से इस विषय पर और गहराई से अध्ययन करें, जानें, और यदि कोई आपकी जिज्ञासाएं हैं तो मेरे साथ साझा करें।
नमस्कार, धन्यवाद।